आदाब नाजरीन, सलाम अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम हो कि ये हमारा प्रोग्राम ख़ासकर बीमारियों यानी डिज़ीज़ के सिलसिले से है कि जिस तरीक़े से इस समाज में, इस मुआशरे में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अपने इस प्रोग्राम में मुसलसल आपकी मुलाकात कराते हैं एक नए डॉक्टर से, एक नए स्पेशलिस्ट से, जो हमें बताता है एक नई बीमारी के सिलसिले से, और हम उस बीमारी से कैसे बचें और कैसे रोकथाम करें उसके बारे में भी हमें मालूमात हासिल होती है। तो नाजरीन, आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आप डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन और साथ ही साथ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन, एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, और आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एक्स डायरेक्टर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सैफई, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं KGMU पल्मोनरी मेडिसिन इन लखनऊ। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करें डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। हमारी खुशनसीबी है कि आप हर बार हमारे साथ स्टूडियो में हाज़िर होते हैं और हमें एक नई डिज़ीज़ के सिलसिले से बताते हैं, और लोगों को जिस तरीक़े से आपने समाज में जागरूक करने का काम किया है, हकीकत में डॉक्टर बहुत हैं, दवाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन सही इलाज हर डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करना चाहते हैं फेफड़ों के सिलसिले से। जिस तरीक़े से देखा जाए, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। बखूबी देखा जाए सभी पार्ट्स बॉडी के कोई ना कोई हरकत में हैं, लेकिन फेफड़े जो कि एक अहम रोल निभाते हैं बॉडी में, जो 2 पार्ट में होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ख़ास कर हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि फेफड़ों का क्या रोल है हमारी बॉडी में। नहीं, आज आप पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने जो सब्जेक्ट चुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और फेफड़े जो हैं, जैसा आपने कहा, 2 फेफड़े होते हैं शरीर में जी। और शरीर के लिए एक बड़ा महत्व है जो आपको ज़िंदा रखने में, आपको ठीक रखने में। जी। आपने सवाल यही किया कि फेफड़े का काम क्या होता है। जी। फेफड़े का काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में, जो शरीर को ठीक से चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है जी, वो जो बाहर से ऑक्सीजन लेके ये फेफड़ों के ज़रिए ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाता है जी। और जो उसके बाद जब शरीर में सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा। जो कि शरीर को नुकसान करता है। जी। तो इसी फेफड़ों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अच्छा। तो फेफड़े इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं कि ऑक्सीजन आपके शरीर को देता है जी। और फिर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में पैदा होता है जी, वो बाहर निकलता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अच्छी हवा को बॉडी के अंदर फेफड़े के द्वारा भेजता है। हम यूँ कह सकते हैं कि फेफड़े ये काम करते हैं कि बॉडी के अंदर अच्छी हवा लेते हैं और गंदी हवा को बाहर करते हैं। डॉक्टर साहब, फेफड़े में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कॉमन रोग हो सकते हैं? देखिए, फेफड़े की बीमारियां हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। पहली बात तो फेफड़े की कॉमन बीमारियों में टीबी का नाम आपने सुना होगा। जी। सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी, अगर मैं सोचूं कि फेफड़े में कितनी बीमारियां होती हैं जी, तो बीमारियां तो 100 के आसपास हो सकती हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं जिनमें 8-10 अगर हम बीमारियों का नाम लें तो उसमें सबसे कॉमन जो है जी, वो पल्मोनरी टीबी होता है। पल्मोनरी टीबी। जी। अच्छा। उसके बाद आपने सुना होगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक साधारण भाषा में लोग कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD कहते हैं, लेकिन एक आम भाषा में जो हमारी जनता समझती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस समझती है। अच्छा। तीसरी बीमारी जो कॉमन होती है, रोज़ हमारे आउटडोर में मरीज आते हैं जी, वो अस्थमा की, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है। अच्छा। फिर चौथी बीमारी सारे तरह के इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन शरीर के हर हिस्से में होते हैं जी, तो लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा। आपने लंग कैंसर का नाम सुना होगा। जी। तो वो फेफड़े में ही लंग कैंसर की बीमारी जो है फेफड़े में होती है।
अच्छा। आजकल एक नई बीमारी चली है जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। अच्छा। वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ मतलब उसमें फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाती है। अच्छा। और आदमी को तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो हम लोग डे टू डे अपने देश में बीमारियां देखते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बताई टाइप्स ऑफ जो डिजीज़ हैं फेफड़ों की, खासकर कि फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होने की आशंका रहती है। हम ग्रसित यानी प्रदूषित फेफड़े की पहचान कैसे करें डॉक्टर साहब? देखिए, जब फेफड़े किसी भी बीमारी से, कोई बीमारी होती है तो फेफड़े कमज़ोर होते हैं। जी। और फेफड़े की बीमारियों का या फेफड़े कमज़ोर होने को कैसे पहचाना जाता है? जी। देखिए, शुरू में जब फेफड़े कमज़ोर होते हैं या कोई बीमारी होती है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, शुरू में कोई सिम्टम अच्छा। बहुत कम होते हैं। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि फेफड़े की बीमारी थोड़ा देर से पता लगती है। जी। लेकिन बीमारियों को हम पता कैसे लगाते हैं? जी। जैसे आपने सुना होगा टीबी का पता हम कैसे लगाते हैं? खांसी आती है, कहावत है कि खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रही है जी। और किसी साधारण दवाओं से ठीक नहीं हो रही तो टीबी हो सकती है। जी। तो पहली बात खांसी आना शुरू हो जाती है, फेफड़ों के बीमार होने की पहली पहचान। अच्छा। फिर जो है वो और थोड़ा फेफड़ा कमज़ोर होगा, तो चूँकि सांस जो है फेफड़ों के जरिए ही ली जाती है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। जी। सीने में दर्द हो जाता है। जी। फेफड़े की बीमारी की एक बहुत और कॉमन पहचान है, जैसे मुंह से खून आता है, अच्छा। जिसे हम हेमोप्टिसिस कहते हैं। आदमी खांसता है, खांसी आती है और खांसने के बाद पता लगा कि उसके मुंह से खून की कुल्ली बाहर निकल आई, तो वो भी एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो फेफड़े की भी। तो इस तरह हम पहचान करते हैं कि हाँ भाई, फेफड़े या तो कमज़ोर हो रहे हैं या किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, और क्या कारण हो सकते हैं अल्टीमेटली अगर देखा जाए फेफड़ों के कमज़ोर होने में, और हम कैसे स्वस्थ रखें? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि फेफड़े के, मैं नॉर्मल आदमियों की बात कर रहा हूँ कि जिनमें मतलब कोई बीमारी अभी नहीं है। जी। फेफड़े कमज़ोर होने के 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट कारण हैं। जी। पहला कारण जो फेफड़े कमज़ोर होने के हैं वो है धूम्रपान का करना। आपने अक्सर देखा होगा, लोग तो सबसे ज़्यादा है। लोग सिगरेट पीते हैं, लोग बीड़ी पीते हैं, लोग चिलम पीते हैं, लोग हुक्का पीते हैं। जी। तरह तरह का धूम्रपान किया जाता है हमारे देश में। तो धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जो फेफड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जी। और फेफड़ों की काफ़ी बीमारियां जो है वो धूम्रपान की वजह से होती जी। है। तो पहला दुश्मन। जी। दूसरा दुश्मन जो फेफड़ों में जो कम लोग जानते हैं, अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये जो हमारे गांव में जो खाना पकाया जाता है, जी। या गांव में आप देख रहे हैं लोग बैठ के तापते हैं जाड़ों में, खासकर एक साथ बैठ गए, लकड़ी जला ली, कोयला जला लिया, कंडा जला लिया। जी। ऐसे खाना बनाने में भी यही लकड़ी है, कोयला है, कंडा है। तो ये जिसको हम बायोमास फ्यूल कहते हैं, जी, एक तरह का फ्यूल है जो या तो हीटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने कहा तापते हैं लोग बैठ के, जी जी, और या फिर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी फेफड़े का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जी, स्लोली एंड स्लोली वो फेफड़े को कमज़ोर करता है और बाद में फेफड़े इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि इंसान को बहुत परेशानी और बहुत तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी। तो आपने देखा धूम्रपान तो सब लोग जानते हैं, धूम्रपान से भी फेफड़े कमज़ोर होते हैं। दूसरा मैंने कहा बायोमास फ्यूल, इससे भी, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अभी भी हमारे देश में 50 से 60% जो जनता है, खासकर गाँव की जनता है, शहरों में भी लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चूल्हे में ये लकड़ी, कंडा, कोयला का इस्तेमाल, बुरादे के अंगीठी में बुरादा, ये भी सब एक बहुत हानिकारक है फेफड़ों के लिए। और एक मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि अगर 2 घंटा लेडीज़ खाना बनाती हैं लकड़ी कंडे का इस्तेमाल करके, तो वो जैसे कोई 20 सिगरेट रोज़ पिए या 20 बीड़ी रोज़ पिए, तो लगभग उसी तरह का इफ़ेक्ट है। जो बीमारियां, जो फेफड़ा कमज़ोर उनसे होता है धूम्रपान से, वही कमज़ोरी जो है इससे भी। इसका अवेयरनेस बहुत कम है। हमारे ख्याल से
आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को पता लगेगा बिल्कुल, कि भाई बेशक। ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है जी फेफड़े को कमज़ोर करने की। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया धूम्रपान करने से इस तरीके के रोग सामने आते हैं, तो हम चाहते हैं वाज़े तौर पर, खुले तौर पर हमारे खासकर व्यूवर्स को बताएं कि जो सिगरेट पीते हैं, हुक्के का तो प्रचलन हो गया है, आज फैशन में आ गया है, बीड़ी तो नॉर्मली हर दूसरे आदमी के हाथ में नज़र आती है, तो इस तरीके का जो भी सेवन करता है वो किस तरह की बीमारी से ग्रसित होता है, ये बता दें। देखिए, जो धूमपान है, चाहे वो किसी भी तरह का धूमपान हो, जी जैसे आपने कहा सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, लोग सिगार पीते हैं, जो बड़े लोग हैं वो सिगार भी पीते हैं, तो इससे जो है फेफड़ों में जो बीमारियां हैं, 2-3 बीमारियां बहुत कॉमन हैं। जी पहली बीमारी तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जी या COPD। जी COPD का अगर हम 100 मरीज देखें जी तो 90% मरीजों में COPD के मरीज जो हैं वो धूमपान की वजह से होते हैं, 80 से 90%। जी तो धूमपान से फेफड़ा बहुत कमज़ोर होता है। उसके बाद धूमपान से लंग कैंसर का नाम आपने सुना है, जी वो भी लंग कैंसर भी धूमपान से ही होता है। उसका भी लगभग 80 से 90% जो लंग कैंसर है वो धूमपान की वजह से ही होता है। जी तो धूमपान जो है वो फेफड़े की ये 2 बीमारियां जो डायरेक्ट करती हैं। जी अब वैसे तो देखिए, किसी को टीबी है, जी किसी को अस्थमा है, जी डायरेक्ट रिश्ता कम है, लेकिन अगर किसी को फेफड़ा पहले से ही कमज़ोर है, मान लीजिए उसको अस्थमा है, उसको टीबी है, जी या उसको पुरानी टीबी है, और अगर वो धूमपान कर रहा है तो वो टीबी का दोबारा होने का अंदेशा बहुत बढ़ जाता है। जी टीबी का इलाज मुश्किल होता है ऐसे मरीजों में। ऐसे टीबी के मरीज जो धूमपान करते हैं वो टीबी का इलाज भी, और टीबी का जैसे आपने देखा, टीबी 100% ठीक होने वाला रोग है, लेकिन जो लोग धूमपान करते हैं, बिल्कुल वो टीबी के मरीज जो धूमपान करते हैं उनमें टीबी जो है ठीक होने की संभावना भी थोड़ी कम हो जाती है। जी तो धूमपान से आपने देख लिया कि कोई बीमारी फेफड़े की है उसको तो नुकसान करेगी, लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, COPD है, लंग कैंसर है, ये 2 बीमारियों का डायरेक्ट, मैंने कहा 90% से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो इसी धूमपान की वजह से होता है। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, फेफड़ों में जो टीबी वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस होने का अंदेशा बना रहता है, या यूँ कहें कि एक बीमारी है जो एक बार होती है और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो ऐसा क्यों होता है, खासकर देखिए, ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस आपने ऐसा पॉइंट छेड़ा है कि ट्यूबरकुलोसिस हिंदुस्तान की बहुत कॉमन बीमारी है जी और ख़ासकर फेफड़े की टीबी जो अक्सर आपने सुना है कि बार बार भी कभी कभी होती है। जी बार बार होने का मुख्य कारण ये है कि दवाई जो आदमी ठीक से नहीं करते हैं, जी छोड़ कर करते हैं, उन्हीं में टीबी दोबारा भी आती है। टीबी का बहुत भयंकर रूप जिसका नाम आपने सुना होगा कि MDR टीबी हो जाती है। जी MDR टीबी से भयंकर एक नाम और आ गया टीबी में, XDR टीबी कहलाता है। तो ये सब टीबी के बहुत भयंकर रूप हैं और ये सब का कारण अगर हम देखें तो सिर्फ दवा को ठीक से ना करना है। जैसा मैंने बताया, मैं फिर एक बार जी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा बिल्कुल कि टीबी ऐसी बीमारी है जो 100% ठीक होने वाली बीमारी है। जी बशर्ते 2 ही शर्त मैं कहता हूँ कि 2 क्या शर्तें हैं। एक है अच्छे डॉक्टर, अच्छे अस्पताल, सरकारी डॉक्टरों में आजकल सारी सुविधाएं फ्री हैं, में जाके जल्दी से जल्दी अपना निदान करावें जी और जो दवाई पूरी बताई गई है वो पूरी दवाई करें। जी तो दवाई अच्छी लिखी होनी चाहिए बिल्कुल सही और दवाई मरीज के साइड से क्या है, दवाई को पूरा खाना चाहिए। जी अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं तो 40 साल से हम लोग टीबी के इलाज में हैं, मरीजों को देख रहे हैं। हमारे हिसाब से तो टीबी 100% ठीक होने वाला मर्ज है। डॉक्टर साहब, ये खासकर प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि सही डॉक्टर से हमारे दर्शक जो हैं वो कंसल्टेंट करें, सही डॉक्टर की सलाह लें और उस डॉक्टर के पास तो कतई मत जाएं जो बहुत सारी दवाएं देता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एक फिज़िक होती है, तो क्या बॉडी का स्ट्रक्चर या फिज़िक देख के भी पता चलता है कि इस बंदे के टीबी होने का अंदेशा है? मतलब ऐसा तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टीबी के मरीज अक्सर दुबले पतले होते हैं जी उनमें भूख कम लगती है, अच्छा खाना कम खाते हैं, जी
और उनका वजन भी कम होने लगता है, तो फिजिक भी कभी कभी कमज़ोर होने लगता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग कमज़ोर नहीं हैं उनमें टीबी नहीं होती, कमज़ोर लोगों में टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो फिजिक कभी कभी देख करके, खासकर जब टीबी बहुत पुरानी हो जाती है तो ज़रूर हम लोग पहचान लेते हैं कि भाई ये पुराना टीबी का मरीज़ लग रहा है। लेकिन एक बार दवाई हो जाए, रोग ठीक हो जाए, फिर उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर तो वो बिल्कुल नॉर्मल वेट गेन हो जाता है और मोटापा ठीक से अपना उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर पहचान। टीबी का जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो दवाई को छोड़ छोड़ के करना। टीबी में एक बात और हम लोग देखते हैं, दवाई लोग छोड़ते क्यों हैं? जी। छोड़ने के सिर्फ 2 प्रमुख कारण हैं। एक पहला जो प्रमुख कारण है वो ये है कि टीबी, जब दवाई जैसे आदमी 1 महीना खाता है तो टीबी के सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं, तो मरीज समझता हम ठीक हो गए, अब दवाई हम क्यों खाएं। बिल्कुल सही। एक तो ये कारण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण छोड़ने का, जल्दी से ठीक हो जाना। ठीक होने का मतलब उसके सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा कारण कभी कभी हमने देखा है दवाई छोड़ने का कि दवाई तो हम कहते हैं भाई दवाई जब तक खाई नहीं जाएगी तब तक दवाई के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो पता नहीं लगता है। तो कभी कभी जो दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट है, उससे मरीज को बहुत परेशानी होने लगती है। तो मरीज़ ये समझता है कि डॉक्टर साहब की दवाई ने हमको नुकसान कर दिया। बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं मरीजों से कि जब मरीज़ हम पे आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब वो उस डॉक्टर की हमने दवाई खाई और उसने बहुत नुकसान कर दिया। तो हमने कहा देखो भाई, दवाई तुम किसी डॉक्टर से खाते, अगर नुकसान करना है तो करेगा, और बिना खाए हुए डॉक्टर को पहले से नहीं पता लग सकता कि ये दवाई आपको नुकसान करेगी। तो खाने के बाद ही, इसलिए हम लोग जब इलाज लिखते हैं टीबी के मरीजों को तो हम लोग शुरू से उनको प्रिकॉशन बताते हैं कि देखिए भाई ये दवाएं हैं, पहली बार आप खाने जा रहे हैं, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, 5-10% टीबी के दवाओं का भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो हम उनको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा आगाह कर देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो, भूख कम हो जाए, उल्टी आने लगे, जी मिचलाने लगे, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होने लगे, तो भाई आप तुरंत, अक्सर एक गलती और करते हैं मरीज लोग, वो जैसे दवाई लगा तो लगा कि वो डॉक्टर ख़राब है और उसकी दवाई से हमारी परेशानी बढ़ गई। तो हम अक्सर कहते हैं कि आप उसी डॉक्टर के पास जाएं, बशर्ते वो अच्छा है, तो क्योंकि उसको वो चीज़ पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी। बनस्पत आप नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो नए डॉक्टर को शायद हो सकता है फिर से जांच कराएगा, फिर से पहचानेगा, लेकिन पुराना वाला जिसने लिखा उसको तो पता है कि हमने ये दवाएं लिखी हैं। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से भी एक गलती हमने देखी होती है कि लोग मरीज को पहले से इन्फॉर्म नहीं करते, बेशक, कि भाई हम दवाई लिख रहे हैं, दवाई का ये नुकसान हो सकता है, ये तकलीफ हो सकती है, अगर ऐसा हो तो आप हमको तुरंत बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो एक चीज़ है जो अगर ये पालन किया जाए, डॉक्टर लोग भी इस चीज़ का पालन करें, मरीज उसी डॉक्टर के पास लौट के जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, असल में जो गरीब तबका है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ़ीस देने में सक्षम नहीं है, फ़ीस नहीं दे पाते डॉक्टर्स की, तो वो सही इलाज भी उनका नहीं हो पाता, ये भी मानना पड़ेगी बात। इस वजह से भी डॉक्टर्स बदलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए, आप पल्मोनरी मेडिसिन में आज सालों से हैं और KGMU में भी आप रहे, सैफई में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, तो अगर एक आंकड़ा निकाला जाए फेफड़ों की खासकर बीमारी से ताल्लुक़ रखने वाला, आज से 10 साल पहले क्या था और अब क्या है, अब कितने पेशेंट आप रोज़ हैंडल कर लेते हैं? देखिए, फेफड़े की बीमारियां काफ़ी प्रेवलेंट हैं, काफ़ी हैं जी, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं हैं। जी, अगर हम धूम्रपान करेंगे, अगर हम बायोमास फ्यूल का यूज़ करेंगे और इसके ऊपर पोल्यूशन आप देख रहे हैं जी, कि गाड़ियां बढ़ रही हैं, जी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, जी, उससे पॉल्यूटेंट्स खूब निकल, आपने अखबारों में रोज़ सुनते हैं कि हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत ख़राब है, जी, चाहे वो PM 2.5 हो जी, या कोई भी पोल्यूशन का लीड हो। तो ये 2-3 चीज़ें मिला के अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया जी, तो ये बीमारियां तो बढ़नी हैं, बेशक, क्योंकि ये बीमारियां भगवान ने वैसे नहीं दी, जी, बिल्कुल ये सही हम कहा। सेल्फ जनरेट कर बिल्कुल रहे सही हैं, कहा आपने। बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल, जो हमारे चारों तरफ जो क्रियाकलाप हो रहा है उसी। अब बीड़ी सिगरेट को ले लीजिए, भगवान ने तो नहीं कहा भाई आप बीड़ी सिगरेट पीजिए, जी, रोज़ TV पे आता है कि भाई धूम्रपान
स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। टीवी को छोड़ दीजिए, अब तो सिगरेट और बीड़ी के पैकेट में भी बिल्कुल पहले छोटा छोटा लिखा जाता था, अब पूरा WHO कह रहा नहीं, अब तो पूरे पैकेट पे 85% जगह पे बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए कि स्मोकिंग किल्स, टोबैको किल्स। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहाँ मानते हैं, लोग कर रहे हैं। और उसका कारण है कि ये रोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इंसान अपने हाथ से खुद गड्ढे खोद रहा है। गड्ढे खोद रहा है। और डॉक्टर साहब क्या करें ऐसा जिससे फेफड़े स्वस्थ रहें? अब लोग नहीं मान रहे तो क्या किया जाए, लेकिन हम अपना काम करें। देखिए, ऐसा है कि फेफड़े का स्वस्थ रहना, जैसा मैंने शुरू में बताया, फेफड़े का काम बहुत अहम है। ऑक्सीजन को अंदर ले जाना जी, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये दो फंक्शन अगर फेल हो जाते हैं तो फेफड़े फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आप देखा, मरीज ICU में जाता है, मृत्यु होता है, बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फेफड़ों को ठीक रखना। जी, फेफड़ों को ठीक रखने के लिए हम दो तरह से बताते हैं। एक तो जनरल गाइडलाइंस। जी, भाई, एक जनरल गाइडलाइन क्या होता है? जनरल गाइडलाइन पूरे शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए, वही फेफड़े को भी स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। बिल्कुल। कि आपका भाई खाना पीना ठीक हो, जी, आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो, जी, आपका रहन सहन ठीक हो, जी, आप थोड़ा एक्सरसाइज अपना, हम अक्सर कहते हैं भाई इंसान को कम से कम 45 मिनट से लेके 40-45 मिनट से लेके इतना कम से कम समय अपने शरीर पर जरूर देना चाहिए। अब चाहे आप उसमें दौड़ें, चाहे आप वॉकिंग करें, जी, चाहे आप योगा करें, चाहे आप जिम में जाके एक्सरसाइज, कुछ भी करें, लेकिन अपने शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए आपको करना है, वही चीज़ें फेफड़े को भी स्वस्थ रखेगी। तो पहला ये, आपको लाइफ स्टाइल सही होना चाहिए। तो आपके विचार बहुत गलत हैं। 2-3 चीज़ें जीवन में बड़ा जरूरी है। आपका आहार कैसा है, जी, आपका व्यवहार कैसा है, आपका विचार कैसा है, इससे भी शरीर का हर अंग प्रभावित होता है। जी, और जहाँ तक ये तो जनरल गाइड की जो हर हिस्से को ठीक रखेगी, तो फेफड़े को भी ठीक रखेगी। बेशक। अब दूसरा, फेफड़े का मैंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर एनिमीज़ हैं फेफड़े के लिए। जी, जैसे कि धूम्रपान है, जी, जैसे कि औरतें खाना पकाती हैं चूल्हे पे, लोग गांव में लकड़ी और कंडा जला करके बैठते हैं जाड़ों में अपनी गर्मी लाने के लिए। पोल्यूशन, अब पोल्यूशन से हम कह तो रहे हैं बचिए, लेकिन पोल्यूशन का तो बचना आपके बस में नहीं है। ये गवर्नमेंट के लेवल की चीज़ है कि भाई इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। आपने भी सुना होगा कि 10 साल की पुरानी गाड़ियां जो डीजल की हैं वो दिल्ली में बैन कर दी गई। तो जो चीज़ें ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, उस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और जिससे कि इस तरह की बीमारी को रोकथाम करें। बीमारियों को नहीं, बल्कि हम फेफड़े को ही स्वस्थ रखें। क्योंकि एक बार आप समझ लो, फेफड़े आपके कमज़ोर होते हैं तो बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, कुछ जैसे अनएजुकेटेड पर्सन हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी मालूमात नहीं होती है, और अगर पेट के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जज कर पाना बहुत मुश्किल है कि फेफड़ा किस साइड होता है, मिडिल में होता है, लेफ़्ट में है, राइट में है। तो जब खांसते हैं तो इस तरीके से खांसते हैं कि चेहरा लाल हो जाता है, बलगम आता है बहुत ज़्यादा। तो तकलीफ़ का अंदाज़ा वो नहीं लगा पाते कि फेफड़े में हो रही है, सीने में हो रही है या पेट में हो रही है। तो ये हम कैसे जाने कि ये तकलीफ़ खासकर फेफड़े की है? क्या सिम्टम्स? मैंने कहा, फेफड़े की बीमारी पहचानने के लिए जी, खांसी आती है, जी, सांस फूलती है, जी, मुंह से खून आता है। जी, 3 काफ़ी कॉमन सिम्टम है। ठीक। अगर इस तरह का कोई सिम्टम किसी को हो रहा हो, जी, तो तुरंत किसी, यानी वो फेफड़े की फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है, जी, और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए जी, क्या बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको एक छोटा सा मैसेज दे दें। देखिए, मैं तो आज चूँकि ये कार्यक्रम फेफड़ों को स्वस्थ रखने के बारे में है, तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जी, जीवन शैली अपनी ठीक रखें, जी, पौष्टिक खाना खाएं। जी, धूम्रपान अगर आप करते हैं तो ये अच्छा मौका है, छोड़ दीजिए। नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, शुरू मत करिए।
अगर आप करते भी हैं तो भी मौका अच्छा है, छोड़ दीजिए। तंबाकू का सेवन नहीं करिए। और खाना अगर चूल्हे, कंडे, लकड़ी या इन सबों का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम समय करिए। कोशिश करिए कि गैस के चूल्हों पे आ जाइए। कोशिश करिए बिजली पर खाना बनाइए, क्योंकि इन सबों से इस तरह के फेफड़े कमज़ोर नहीं होते हैं। तो अगर ये प्रिकॉशंस थोड़ा लिया जाए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे और फेफड़े की बीमारियां भी कम होंगी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, एक मेरी तरफ से भी एक छोटा सा मैसेज है, वो ये है कि कुदरत की तरफ से एक दवाई ऐसी है जो हर घर में फ़राहम है, हर जगह मौजूद है, वो है पानी। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दिन भर में 6 से 7 लीटर तकरीबन पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो फिलहाल नाज़रीन, हसन आसिफ को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बीमारी के साथ, और यकीनन उस बीमारी को ख़त्म करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। फ़िलहाल हमें दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।